नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रुड़की में डीजे विवाद को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 7 महिलाएं समेत 11 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई शादी समारोह के दौरान दरअसल डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों के बीच में गुटबाजी से तनावपूर्ण माहौल बन गया। सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 170 दर्ज की गई है और ये कार्रवाई उस बीएनएस की धारा 170 के तहत की गई है। रुड़की में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और उसमें अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच में गुटबाजी हुई और गुटबाजी से तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना, जिसको लेकर पुलिस भी एक्टिवली काम करती हुई नजर आई और पुलिस की ओर से बाकायदे सख्त कार्रवाई की गई है। 7 महिलाएं समेत 11 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 7 महिलाओं समेत 11 लोगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो 11 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था और इस विवाद के तहत पुलिस ने दरअसल एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा सभी के ऊपर बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है। तो दो पक्षों के बीच में गुटबाजी से तनावपूर्ण माहौल बना था और यही वजह है कि अब लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। डीजे विवाद को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इसमें 7 महिलाओं समेत 11 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और बीएनएस की धारा 170 के तहत ये कार्रवाई की गई है। प्रवेश राय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि रुड़की में हुआ ये डीजे विवाद अब बड़ा बनता जा रहा है और इसमें ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 7 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। से पूरा मामला सामने आया। बीते दिन डीजे बजाने को लेकर के आपसी विवाद हो गया और 2 घरों में विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि वहां पर मौके पर पुलिस बल को तैनात होना पड़ा। पुलिस बल ने जाके वहां पे जो मामले को शांत कराया, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाओं एक दूसरे के घर के ऊपर पथराव कर रही थी, तो जिस वजह से आज ये देखा गया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया। 170 बीएनएस धारा के तहत वो गिरफ्तार किया गया और एसएसपी हरिद्वार ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार से जिले में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी हरिद्वार ने भी साफ चेतावनी दी है कि इस तरीके का कोई भी कृत्य दोबारा ना करते हुए जो है इन लोगों को चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा कि आगे इसमें और मामले में आगे ये आपसी रंजिश लेकर के मामला तूल पकड़ता है या फिर ये मामला पुलिस के दबाव से यहीं खत्म हो जाता है। हालांकि ये जो लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, धारा लगा दी गई है, इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल ऐसा इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि ये लोग डीजे बजाने को लेकर के आपस में इनकी कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये लोग आपस में लड़ाई करने लगे। जिसके बाद लड़ाई के बाद एक दूसरे के ऊपर पथराव भी साफ तौर से देखने को मिला। तो गलती एक को है जो इन्होंने स्वीकारते हुए इस प्रकार से कोई बयानबाजी नहीं किया, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का शहर में कोई भी माहौल बिगाड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो। चाहे बीते दिन की बात की जाए, वहां पर नाबालिग बच्चों द्वारा भी जिस तरीके से कृत्य किए गए थे फायरिंग के मामले में, उनको भी पकड़ करके हरिद्वार पुलिस ने साफ किया है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई भी इस तरीके की कार्य बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिले में। बिल्कुल, लेकिन प्रवेश निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी इस विवाद को लेकर, लेकिन पुलिस की ओर से ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है ये बहुत शीघ्र कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है और ये भी कार्रवाई का मकसद है कि जो सक्रियता है पुलिस की उसको लेकर लोगों के जहन में एक जागरूकता जाए और एक संदेश जाए कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गंभीर और बेहद ही संवेदनशील रही है। कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा गंभीर मामला बना और पुलिस अब इस कार्रवाई की नजर से एक बड़ा संकेत भी दे रही है। कि बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से हरिद्वार पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाइयों में देखने को मिलती है, तो बीते समय में बीते दिन भी जो है मामला सामने आया था, वहां पर भी ये देखा गया कि नाबालिग के साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबा के कपड़ों में जो उन्होंने
बाबा का चोला पहन करके जिस तरीके से लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसको भी 8 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी तरीके से जो हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो बीते दिन जब ये मामला सामने आया तो 8 से 12 घंटे के अंदर ही जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, उस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले में तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि देरी बिल्कुल नहीं होगी। जो भी इस प्रकार के कृत्य करेगा, चाहे जिले में किसी भी कोने में किसी भी प्रकार में हो, उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिलेगी। बीते समय में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन इस तरीके से जो है जनता के अंदर बिल्कुल डर और भय माहौल पैदा होता है जब लगातार पुलिस समय रहते कार्रवाई करती है। तो ठीक है, अपनी नजर आप प्रवेश इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है पौड़ी गढ़वाल में। दरअसल पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में राज्य के क्रांति दिवस मेले का आयोजन किया गया, जो कि इस साल भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुआ। आपको ये बताते चले कि दूर दराज गांवों से पहुंचे लोगों के जनसैलाब ने मेले को एक बड़े जन उत्सव में बदल दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथ ही साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया और उनके साहस बलिदान को याद किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं नैनीताल से खबर है, जहां पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल के तल्ली ताल में सेंट जोसेफ स्विमिंग हाउस के एरिएशन हाउस के पास नैनीताल झील में स्नो ट्राउट मछली के संचय और संरक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको ये बताते चले कि 1990 के दशक से महाशीर मछली विलुप्त हो चुकी थी, जो कि 2005 में प्रजाति ट्राउट मछली महाशीर के रिस्टॉक का संचय किया गया, जो आज काफ़ी अच्छी तरह विकसित भी हो चुकी है। तो वहीं प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि शहर में बेतरतीब निर्माण कार्य और झील की बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन के कारण 30 साल पहले विलुप्त हो चुकी स्नो ट्राउट एक बार फिर से नैनी झील में नजर आएगी। तीस साल पहले 1990 के दशक में नैनी झील से महाशीर और स्नो ट्राउट विलुप्त हो चुकी थी। महाशीर को 2005 में इसमें स्टॉक किया गया था और आज वो एवरेज वेट 8 किलो करीब महाशीर इसमें है। और साइज़ोथोरैक्स अभी भी नैनीताल ज़िले के किसी भी झील में नहीं है। इसको उद्देश्य है कि नैनी झील में ही नहीं, नैनीताल के प्रत्येक झील में साइज़ोथोरैक्स का स्टॉक किया जाए, रीस्टॉक किया जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, उनके वीसी साहब का और हमारे जो HOD बिष्ट जी हैं जूलॉजी से। इसमें साथ में फिशरीज डिपार्टमेंट को भी आपने लिया है और आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका भी है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो स्नो ट्राउट यहाँ की इंडिजिनस फिश थी, जो यहाँ पे रिवर्स में भी होती है और इन तालों में भी थी, वर्तमान में जो हमारी लेक बॉडीज़ है इसमें से विलुप्त हो गई हैं। तो एक तरह से उसका कंजर्वेशन का ये प्रोजेक्ट है। इधर चंपावत से अगली खबर, जहां पर प्रभारी मंत्री भरत चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 76 करोड़ 91 लाख की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट महेंद्र ढेक और कई जिला पंचायत सदस्यों ने उनके क्षेत्र की कार्य योजनाओं को जिला योजना में शामिल नहीं करने पर प्रभारी मंत्रियों के सामने गहरी नाराजगी और आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल कई योजनाएं जिला योजना में शामिल करने के प्रस्ताव कई विभाग में दिए गए थे, जिनमें मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल सड़क भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्यों को जिला योजना में शामिल नहीं किया गया। कुछ योजनाओं को शामिल भी किया गया तो उसमें भी आधी अधूरी धनराशि जारी की गई। फिलहाल मामले में प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके कार्य योजनाओं को अन्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा कि मुख्यमंत्री धामी का विजन ही विकास करना है।
पर्सनल किससे कोई नाराज़गी नहीं है। सब सर्वप्रथम मैं जो हमारे आज प्रभारी मंत्री जी हैं और हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री धामी जी हैं और जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज अच्छी तरह से एक जिला योजना की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, सभी कार्यों को यहाँ पे रखा हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। लेकिन मैं एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते मेरी भी बहुत गाँव की समस्याएँ होती हैं। उन समस्या को मैंने विभिन्न कार्यालयों में जाके अपने पत्र दिया था, लेकिन मैं जब यहाँ आके देखता हूँ तो उनमें कोई भी काम वहाँ पे उचित तरीके से नहीं रखा गया है। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें साल 2026-27 के लिए 76,91,40,000 की वार्षिक जिला योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। आपको ये बताते चले कि प्रभारी मंत्री ने बैठक से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया, साथ ही साथ गतिविधियों की भी जानकारी ली। तो वहीं जिला सभागार में आयोजित एक बैठक में 36 विभागों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य के साथ उत्तरकाशी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट है। आपको ये बताते चलिए कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी व्यवस्था के लिए जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और पेयजल और पार्किंग समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो वही जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने जानकारी दी और ये बताया कि स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण के लिए QR कोड आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे श्रद्धालु प्लास्टिक जमा कर निर्धारित राशि भी प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल प्रशासन ने यात्रियों से धामों की गरिमा और वहां की स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है। उत्तराखंड के इन चारों धामों में उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहाड़ों का और जो धार्मिक पर्यटन का आपस में कनेक्शन है और उत्तराखंड उनसे जुड़ा हुआ है, उसकी एक महत्ता भी है, उसका एक अपना इकोसिस्टम भी है। तो उसको पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिए हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा मेन इस समय जो है वो सफाई को लेकर है। तो जितना कम से कम हम अपना कूड़े को, प्लास्टिक को उधर हम गिराएंगे या छोड़ेंगे या फेंकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सुंदरता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रहेगी। इधर चंपावत से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने अपने बयान में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिए विशेष बजट जारी कर दिया गया है और जैसे ही राज्य सरकार को बजट उपलब्ध होता है या मिलता है, उसके बाद चंपावत जिले में अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल बजट उपलब्ध नहीं होने से जल जीवन मिशन की कई योजनाएं सालों से अधूरी पड़ी हुई हैं। तो वहीं अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ जिला में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है, जिसको लेकर जनता जल्द से जल्द जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने की मांग कर रही है। शायद सुना होगा कि इस बार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया है और बहुत जल्दी वो पैसा राज्य सरकार को मिलने वाला है। तो जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाएगा। 140 करोड़ के देश में एक साथ जब पूरे देश में कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएंगी जो आई जल जीवन मिशन में, लेकिन अब उनको कर लिया जाएगा और जैसे ही पैसा मिलेगा जो लंबित भुगतान है वो भुगतान भी किए जाएंगे और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। कालाढूंगी से खबर है, जहां पर देवभूमि क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 का भव्य उद्घाटन किया गया है, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट और हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का आगाज हुआ। तो वहीं कालाढूंगी में आयोजित देवभूमि क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 का पहला दिन उत्साह और जोश से भरा रहा। हालांकि पहले दिन पिथौरागढ़ और कोटाबाग की टीमों के बीच में मुकाबला खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी वहां पर पहुंचे। तो वहीं मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने कहा इस दौरान कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं यानी खेल कॉम्पिटिशन्स युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है और वे नशे जैसी बुरी लत से और आदतों से दूर रहते हैं। साथ ही हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने कहा
कि इस क्रिकेट लीग के आयोजन से क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। ये बलवंत सिंह कन्याल साहब जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनकी स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें लगभग 20 टीमें आई हैं। मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि 20 टीमों का रहने का और हर प्रकार की बंदोबस्त उन्होंने यहाँ पर कर रखा है। इतने इंटीरियर में, ग्रामीण क्षेत्र में होने पर भी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए और खेल कूद के प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, जो कि लगभग हमारे 10 दिन लगातार चलेगा यहाँ पर। और पूरे कुमाऊं उत्तराखंड से 20 टीमें इस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पुरस्कार 1,11,000 रुपये और सेकंड पुरस्कार प्रोत्साहन राशि 51,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज स्कूटी रखी है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं को खेलकूद में आगे आना चाहिए और एक जो यहाँ की हमारे पहाड़ों की प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आएँ, उन्हें एक अच्छा मैदान मिले खेल का, और एक प्रोत्साहन के रूप में हम सभी लोगों को सहयोग करके ये आयोजन करवा रहे हैं। अगली खबर नैनीताल से आपको बताएं, जहां पर प्रतिबंधित गाड़ियों को टोल टैक्स पास नहीं मिलेंगे। दरअसल अब तक जारी सभी टोल टैक्स पास की जांच पालिका ने शुरू कर दी है और टोल टैक्स पास के लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। तो वहीं पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर इस बार भी शहर से बाहर की गाड़ियों को पास दिया जाता है तो उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पास दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 2017 के बाद वाले टैक्सी वाहनों को नैनीताल में प्रतिबंधित कर दिया है, यानी उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इन्हीं गाड़ियों को पिछले साल पास थोक के भाव में बनते गए थे और बने थे, जबकि पालिका सिर्फ अपने शहर के वाहनों को ही पास आवंटित करती है। लेकिन इस बार भी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पालिका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ पास ऐसे ही बन जा रहे हैं जो नहीं बनने चाहिए। इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और अगर ऐसा पाया गया, जांच करेंगे, अगर ऐसा पाया गया हमें, तो उसके लिए कोई जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम सख्त कदम उठा सकते हैं। इधर विकास नगर से खबर है, जहां पर विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ी पहल सामने आई है। आपको ये बताएं कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 3 करोड़ 35 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन शुभारंभ कर दिया है। भूमि पूजन कर उनका शुभारंभ किया है। दरअसल इन योजनाओं के तहत बरौटीवाला, जीवनगढ़, साईपुरम, अंबाड़ी, मेहूवाला, बाढ़वाला और डाक पत्थर, शिवपुरी में समेत कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिए गए हैं। तो वहीं कार्यक्रम के दरमियान जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी देखने को मिली, जहां लोगों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर संतोष और खुशी व्यक्त की। लगभग 3.5 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास मैंने आज किया, और ये शिलान्यास ऐसा नहीं कि शिलान्यास हो गया फिर सालों तक कोई पूछने वाला नहीं। ये शिलान्यास ऐसा है कि 2-3 दिन में सब कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 3.25 करोड़ के करीब के कार्यों के शिलान्यास मैंने परसों चौथे किए हैं और ये अभियान अभी जारी है। जो जनमानस के लिए, सुविधा के लिए जो आवश्यक सड़कें हैं, नालियाँ हैं, स्कूल की कोई आवश्यकता है, तो उसको तुरंत बिल्कुल बहुत तेज़ी से उसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। चंपावत से खबर है, जहां पर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल किंग कोबरा पहाड़ चढ़ने लग गया है। आपको ये बताएं कि पिछले 2 से 3 सालों से चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में किंग कोबरा नजर आने लगा है। खूना बोरा के पूर्व प्रधान भैयू बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमिया मंदिर के अंदर पेड़ पे चढ़ता हुआ एक विशालकाय किंग कोबरा नजर आया, जिसके बाद गांव में दहशत और डर का माहौल बन गया। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क और
अलर्ट रहने के लिए अपील की है। साथ ही साथ लोहाघाट रेंजर NT पांडे ने बताया कि मौसम चक्र के चलते तराई क्षेत्र में रहने वाला बंगाल टाइगर, किंग कोबरा और मोर अब पर्वतीय क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। पिछले साल भी चंपावत में किंग कोबरा और बंगाल टाइगर नजर आए थे। देहरादून में चारधाम यात्रा को यात्रियों के लिए सुखद और सुरक्षित और सरल बनाने के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दरअसल RTO संदीप सैनी के मुताबिक नारसन चेक पोस्ट पर ग्रीन कार्ड सेंटर में 50 से 60 लोगों की क्षमता वाला AC वेटिंग हॉल तैयार किया गया है, जहां पर यात्रियों को स्क्रीन के जरिए चारधाम यात्रा की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ पानी, शौच और साफ सफाई जैसी सभी बेसिक सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। तो वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले ड्राइवर्स के लिए यानी वाहन चालकों के लिए IDTR की टीम द्वारा ऋषिकेश, आशारोड़ी और नारसन में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। उबर और रैपिडो है, इन कंपनीज़ को हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया गया है और इसमें स्पेशली जो जैसे रैपिडो है, इन पे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है कि ये प्राइवेट गाड़ियों को एनरोल करवा के, स्पेशली 2 व्हीलर्स और कमर्शियल काम जो हो रहा है उसके एवज में हमारे यहाँ से इंस्पेक्शन भी किया गया था, नोटिस भी दिया गया है और परिवहन मुख्यालय में STA की तरफ से भी नोटिस दिया गया है इनको। और अभी इनका रिप्लाई आया है कि हम नई गाड़ियों जो प्राइवेट हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कमर्शियल जो प्राइवेट चल रही थी उनको कमर्शियल में कन्वर्ट करा रहे हैं। लेकिन उसमें लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी सूरत में प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल की तरह नहीं चलवाएंगे। तो इनके लाइसेंस पे अभी कार्रवाई जो है वहाँ पर मुख्यालय में दी गई है करने के लिए, इनका जवाब आते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।